Lecture number 5, Two Fourths of Design Analysis of Algorithm by Dr. Salma Sheet. The first is the mathematical analysis of non-recursive algorithm. And steps involved in mathematical analysis of non-recursive algorithm is: first is design on parameter n indicated input size. Second is identify algorithm basic operations. Third is determine worst, average, best case for the input of size n. Fourth is set up solution for C of n reflecting the algorithm loop structure. And the last one is simply summation usually standard formulas by using appendix A. So these are 5 steps of non-recursion algorithms complexity we can do by theoretical analysis of time complexity. ये पहला एग्जांपल है, ठीक है। तो आपने वन बाय वन जो स्टेप्स हमने किए हैं नॉन रिकर्जन के उनको यहाँ पे अप्लाई करना है। इनके लिए आपको वो मेथड अप्लाई करना है जिससे ये सॉल्व हो सके, ठीक है। जैसे ये है आपके पास मैक्स एलिमेंट। मैक्स एलिमेंट क्या होगा कि एरे जो कि ए 0 से n-1 के दरमियान है, उसमें से आपने मैक्स वैल्यू फाइंड करनी है। और मैक्स वैल्यू का एल्गोरिथम या सूडो कोड ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये पूरा एक सूडो कोड है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये तो सिर्फ इसकी डिस्क्रिप्शंस हैं या कमेंट्स हैं। ये डिटरमिन द वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट एलिमेंट इन ए गिवन एरे। इनपुट क्या होगा, हमारे पास एरे होगा। आउटपुट क्या होगा, द वैल्यू ऑफ ग्रेटर या लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे ए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इनिशियल इंडेक्स जो एरे का होता है उसमें मैक्स वैल को शिफ्ट कर देते हैं या उसे इनिशलाइज कर देते हैं। और फिर हम एक लूप चलाते हैं फॉर आई टेंड टू 1 to n-1 एंड डू करते जाते हैं और उसमें एक कंडीशन लगाते हैं कि अगर इफ़ ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन मैक्स वैल, अगर उससे बड़ी वैल्यू आएगी तो वो उसमें शिफ्ट करेगा, अदरवाइज वैसे ही रहेगी और बार बार ये लूप चलता रहेगा जब तक कि हमारे पास मैक्स वैल के अंदर बड़ी वैल्यू ना स्टोर हो जाए और आखिर में हम इसे रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसको हम मैथमेटिकल नॉन रिकर्जन स्टेप्स के थ्रू सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी ये चीज़ है कि आप प्रोग्राम का वर्स पार्ट देखें, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। वर्स पार्ट क्या होता है कि आपके प्रोग्राम में इस पूरे 4-5 लाइन के कोड में कौन सा ऐसा हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा वर्ड्स है या नंबर ऑफ कंपैरिजन जिसमें ज़्यादा है। तो वो आपको वो नज़र आ रहा है कि वो आपका फॉर लूप है, यानी फॉर लूप से डिपेंड होने वाला जो हिस्सा है ये वाला, ये आपका सबसे कॉम्प्लेक्स हिस्सा है। तो इस चीज़ को हम मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करते हैं कि हम इसमें समेशन फार्मूला लगाते हैं। समेशन फार्मूला हमारे पास कैसे लगाते हैं, यहाँ पे आप सी ऑफ एन भी लिख सकते हैं। और क्योंकि ये यहाँ पे मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी लिखने का तरीका आपको बताऊंगी कि समेशन या नॉन मैथमेटिकल वे से नॉन रिकर्जन एल्गोरिथम को मैथमेटिकल वे से कैसे सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली हम इसको लिखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, या आपका कह लें कि जो कंपेरिजन ऑफ एन या इनपुट साइज पे डिपेंड करता है, वो हमारे पास समेशन है, जिसमें हमारे पास लोअर बाउंड क्या है, आई इक्वल्स टू 1 से n-1 तक। और जो दरमियान में आपके पास फॉर लूप के अंदर स्टेटमेंट्स होती हैं, चाहे वो जितनी भी हों, उसको हम कांस्टेंट 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इसको ओपन कैसे करते हैं, बाय फार्मूला अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो क्या होगा, n-1 माइनस लोअर बाउंड प्लस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा और सिंपल आपके पास n-1 रह जाएगा। और n-1 में से भी आपने सिर्फ और सिर्फ हाई टर्म को देखना होता है, तो कांस्टेंट क्लास लीनियर क्लास में ये आपकी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। तो ये आपके इनपुट के ऊपर भी डिपेंड करती है कि इनपुट साइज़ क्या है। अगर आपका इनपुट साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो फिर बिग ओ ऑफ एन में भी आप इसे लिख सकते हैं, यानी अपर बाउंड एन, यानी नंबर ऑफ, ये एन के ऊपर डिपेंड करेगा कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बढ़ती चली जाएगी।
जी, तो मैंने अभी जो पीछे आपको सॉल्व करके दिखाया वही चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रही है कि लोअर बाउंड और ये अपर बाउंड है, ये 1 है। दिस इज इजी टू कंप्यूट बिकॉज इट्स नथिंग देन 1 रिपीट n माइनस 1 10। तो हम इसे क्या करेंगे कि हम इसको ओपन करेंगे, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, तो ये बेसिकली थीटा ऑफ n बन जाएगा, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में सॉल्व करके भी शो कर दिया है। ये आपके रूल्स समेशंस के रूल्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए। अगर आपके पास i इक्वल्स टू 1 से u तक हो और c ऑफ i हो तो कांस्टेंट को आप बाहर निकाल देते हैं, सिंपल, और इस तरह से राइट कर देंगे। ये रूल नंबर आपके पास 1 है। इसी तरह से अगर आपके पास समेशन जो है दो टर्म्स के एड प्लस के साथ आ रहा हो तो इसको हम सिंपली सेपरेट कर लेते हैं, एक टर्म एक साथ सेपरेट कर लेते हैं और दूसरी टर्म दूसरी साथ सेपरेट कर लेते हैं। अभी जो हमने पिछले स्लाइड में फार्मूला यूज़ किया वो ये है, देखें i इक्वल्स टू 1 से u और 1, तो ये कैसे होगा, u माइनस 1 अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, जैसा यहाँ पे आपको शो रहा है, वेयर एल इज लेस देन u और मोस्ट लोअर एंड अपर इंटीजर लिमिट। ठीक है, तो ये हमारे पास लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। ठीक है, इसी तरह अगर यही टर्म हमारे पास i में आ जाए जहाँ पे 0 से n तक हो तो फिर ये हमारे पास अर्थमेटिक सीरीज बन जाती है, जो कि आप इस तरह से अगर आप इसको लिखें तो ये 1 प्लस 1 करके n प्लस 1 बाई 2 अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन स्केयर और थीटा एन स्केयर की इक्वल है। तो यानी आपके पास अगर ये गिवन हो तो आप डायरेक्टली थीटा एन स्केयर यहाँ से सॉल्व करके लिख सकते हैं, या डायरेक्टली भी फार्मूला मेंशन करके लिख सकते हैं। ये S1 और S2 फार्मूला है। ठीक है, ये समेशन के फार्मूला आता है। नोट दैट द फार्मूला, यानी कि अगर आपके पास हायर n-1 हो n की बजाय, तो आपके n-1 है तो आपका आंसर n की बजाय क्या होगा, n-1 आ जाएगा। यानी जैसे आपके पास हायर लिमिट होगी, जैसे हमने एग्जाम्पल 1 में जो प्रीवियस एग्जाम्पल है उसमें मेंशन किया है। ठीक है, तो होपफुली ये आपको सारे फार्मूले क्लियर होंगे, लेकिन नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल आती जाएंगी मुख्तलिफ फार्मूले हम इन चारों में से कोई ना कोई इसमें यूज़ करते जाएंगे। यहाँ पे हम दो लूप्स का एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, और हमारे पास एल्गोरिथम का सूडो कोड है यूनिक एलिमेंट का, जिसमें हमारे पास क्या है कि एरे एज अ पैरामीटर पास हो रही है, और डिटरमिन, इसमें हमारे पास ये तीन कॉमेंट्स हम लिखते हैं, डिटरमिन वेदर ऑल द एलिमेंट इन अ गिवन एरे आर डिस्टेंट, और हमने देखना है कि सारे एलिमेंट्स उसमें डिस्टेंस होने चाहिए और यूनिक होने चाहिए। इनपुट हमारे पास एरे है, आउटपुट क्या है, ट्रू इफ ऑल द एलिमेंट्स इन एरे आर डिस्टेंस, अदरवाइज फॉल्स रिजल्ट रिटर्न करेगा। इसमें क्या हो रहा है कि एक लूप हमारे पास ये है और एक लूप ये है, और ये हमारे पास कंडीशन है कि अगर इन दोनों के दरमियान कोई इक्वल आ गया, कोई भी आइटम जो है पूरी एरे में से हमारे पास क्या होगा, इक्वल आ गया, जैसे यहाँ पे भी सपोज 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो फिर क्या होगा, हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा और क्या होगा, रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। और इसको हम क्या कर देंगे, अगर हम रब कर दें तो यानी हर एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंट होना चाहिए, और कोई भी एलिमेंट जो है वो किसी एलिमेंट से मैच नहीं करना चाहिए। बेसिकली यही हमारा पास इस एग्जांपल का मकसद है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो दूसरा इसमें काम है जो कि हमें करना है, वो हमें इस एल्गोरिथम का समेशन सॉल्व करनी है और यह कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है, थ्योरेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ पे आप देखें तो ये आई दो हमारे पास, इस केस में हमारे पास दो समेशन यूज़ होंगे, क्योंकि अब हमने इसकी मैथमेटिकली देखना है कि कॉम्प्लेक्स पार्ट केवल है। ठीक है, तो इसमें जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है इसमें हमारे पास दो फॉर लूप है, तो दो फॉर लूप लिखने के लिए हमें दो ही समेशन लेने पड़ेंगे। ठीक है, दो समेशन क्या, एक हमारे पास आउटर समेशन होगा, एक हमारे पास इनर समेशन होगा। जैसे कि यहाँ पे इस जगह पे आपके पास मेंशन है कि यानी आपने पहला समेशन जो मेंशन करना है वो i इक्वल्स टू 0 से लेकर n-2 तक होगा। ठीक है, और दूसरा वाला जो है वो j इक्वल्स टू i प्लस 1 से लेकर कहाँ तक है, n-1 तक, और इसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट को हम कांस्टेंट क्लास में ही लेंगे, वो 1 होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे राइट कर लेंगे, तो ये आपके पास सेम वैसे ही राइट हुआ हुआ है जैसे कि अब मैंने आपको भी
राइट करना सिखाया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आप इनर जो पार्ट है इसको ओपन करेंगे। इनर लूप को जब ओपन करेंगे तो अपर माइनस लोअर +1। ठीक है, तो ये आउटर जो लूप है इसको बाहर रखेंगे और इसको ओपन करेंगे n-1 माइनस लोअर बाउंड +1 एंड +1 जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, इस तरह से आप ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी अगर मैं यहाँ पे आपके लिए करूँ तो आउटर लूप तो वैसे ही रहेगा n-2 तक ही, लेकिन जो इनर लूप है वो क्या होगा, अपर बाउंड n-1, नीचे वाला क्या होगा -i+1 एंड कांस्टेंट क्लास जो इस तरह से आप लिख लेंगे। देख लें नीचे इसी तरह से मेंशन किया हुआ है, आप इसको यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे। जो भी जो नंबर ऑफ जो प्लस है, ये देखिए ये वाला, ये जब बाहर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म हमारे पास रह जाएगी। तो आउटर लूप i = 0 से n-2 है और n-1 माइनस i तक हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम मज़ीद सॉल्व इस तरह से करेंगे कि हम जो है यहाँ पे ये देखें, हम पूरी टर्म को इसके साथ ओपन कर लेंगे, यानी n-1 के साथ ये पोर्शन ओपन करेंगे और फिर हम ये वाला पोर्शन जो है वो दोनों टर्म्स के साथ ओपन कर लेंगे, तो ये वाली टर्म हमारे पास आ जाएगी। जब ये टर्म आ जाएगी तो फिर हम मज़ीद इसमें क्या करेंगे कि यहाँ से n-1 को बाहर शिफ्ट कर देंगे। जैसे यहाँ कांस्टेंट है तो बाहर शिफ्ट कर दिए, जैसे रूल नंबर 1 मैंने आपको पहले बताया था। तो पहली टर्म ये हो जाएगी और दूसरी टर्म ये हो जाएगी, जो कि इस तरह से लूप में लिखा हुआ है, वो भी बाय फार्मूला आप इस तरह से लिख लेंगे। और एंड में जो है ये सारे सॉल्यूशंस करने के बाद आपके पास θn² आ जाएगा, जो कि यहाँ पे नीचे मेंशन भी है कि ये हमने n-1/2 कैसे मेंशन कर दिए। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे और आपके पास एंड में ये θn² की इक्वल आ जाएगी। अगेन ये हमारे पास एक और एग्जांपल है और उसमें हमारे पास 3 लूप्स लगे हुए हैं। ठीक है, 3 लूप्स लगे हुए हैं और तीनों ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे देख लें कि हमने 3 लूप्स लिख लिए हैं और साथ कांस्टेंट जो एक स्टेटमेंट है उसको 1, अगर एक से ज़्यादा भी होते तब भी हम यहाँ कांस्टेंट क्लास 1 लिखते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि आप पहले वाले को पहले ओपन करेंगे, फिर दूसरे वाले को ओपन करेंगे, फिर तीसरे वाले को ओपन करेंगे। पहले वाले को ओपन करेंगे तो n-1 आ जाएगा, फिर यानी आप पहले वाले को ओपन करेंगे तो क्या होगा, i = 0 से n-1 तक रहेगा और दूसरा वाला भी j = 0 से n-1 तक ही रहेगा। जब ये आप ओपन करेंगे तो क्या होगा, अपर बाउंड -0 +1, देख लें कि आपके पास इस टर्म में n रह जाएगा। जब n रह जाएगा तो इसको आप कांस्टेंट करेंगे और उसको बाहर निकाल देंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको नीचे नज़र आ रहा है कि ये जो n है ये बाहर निकाला जा सकता है और हर टर्म के बाद ये मल्टीप्लाई होता हुआ एंड में आपको n³ दे देगा, जो कि आप इसको θn³ से भी लिख सकते हैं। जी, ये हमारे पास बाउंड्री आ गई। अब बाउंड्री डिजिट कैलकुलेट करने का ये प्रोग्राम है कि काउंट 1, यानी अगर पहले काउंट 1 कर लिए ताकि बाइनरी डिजिट अगर 1 ही है तो वो फिर 1 ही रिप्रेजेंट होगा। और वाइल n > 1 डू और काउंट में 1 प्लस होता रहेगा और साथ साथ डिवाइड होता रहेगा ताकि पूरा ही बाइनरी नंबर डिवाइड होके काउंट में स्टोर हो जाए। ठीक है, तो जब आप डिवीजन के ऊपर जाते हैं, जिस तरह ये वाली स्टेटमेंट करते हैं, तो आपके पास ये होता है कि n की जो वैल्यू है ये 1 से लेकर n/2 तक जा रही है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपके पास ये लॉग में चला जाता है। किस में चला जाता है, लॉग ऑफ बेस n में, यानी क्योंकि आप n/2 तक इस लूप को लेके जा रहे हैं तो ये आपके पास लॉग बेस 2n या लॉग की फॉर्म में इसको आप लिखेंगे, लॉग बेस n⁻²। तो ये आपके पास लॉग में चला गया क्योंकि आप इसे डिवाइड करते जा रहे हैं। यहाँ से हम रूट 4 की एग्जांपल जो कि ऑलरेडी जो पहले 2 एग्जांपल या 3 आपको करवाई हैं,
वो भी ब्रूट फोर्स की है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन शुरू करें कि स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच यूजली बेस्ड डायरेक्टली ऑन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व। एग्जाम्पल है कंप्यूटिंग a power n, a greater than 0 और n is non-integer, computing n factorial, multiplying two matrices and searching for a key of a given value in the list। ये सारी हमारे पास ब्रूट फोर्स अप्रोच की एग्जांपल्स में आ सकती हैं। अब ये ब्रूट फोर्स की हम सॉर्टिंग की एग्जांपल ले रहे हैं कि सिलेक्शन सॉर्ट जो है वो क्या है, स्कैन द एरे टू फाइंड इट्स स्मॉलेस्ट element and swap it with the first element, then start with the second element and scan the element to the right of it to find the smallest among them and swap it with the second element. Generally on passes I, 0 is less than 1 less than n minus 2, find the smallest item in an array of a n minus 1 and swap it with array। ठीक है, तो जनरली हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने a ऑफ 0 को एज अ मिनिमम रख लेना और बाकी सारी एरे पे आपने फाइंड करते जाना है, और जहाँ कहीं आपको मिनिमम नज़र आएगा आप a ऑफ 0 से उसे रिप्लेस करते चले जाएंगे। जैसे कि अगर आपके पास ये एग्जांपल है 7325 की, तो आप पहले ये वाला लेंगे, ठीक है, तो इसको आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे स्मॉलेस्ट तो 2 है, तो फिर क्या होगा कि नेक्स्ट पास में 2 यहाँ आ जाएगा और 7 यहाँ आ जाएगा, बाकी एरे के अंदर कोई भी अरेंजमेंट चेंज नहीं होगी। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब 2 हो चुका है इसको हम निकाल देंगे, ये सॉर्टेड में आ जाएगा, तो हम देखेंगे नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 3 से लेस्ट अगर कोई है तो ठीक है स्वैप होगा, नहीं तो वहीं पे रहेगा और इसके में कोई का जो है वो मूवमेंट नहीं होगी। फिर हमारे पास आ जाएगा 7, अगर 7 से कोई लेस है जैसे कि 5 है तो फिर ये क्या होगा 2 3 एंड 5 7 के अरेंजमेंट के साथ ये हमारा पास सॉल्व हो जाएगा अल्टीमेटली। तो ये हमारे पास ब्रूट फोर्स का सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम का जो एग्जांपल है वो हमें ये की। यहाँ मेन प्रॉब्लम आ गया कि हमने इसका मैथमेटिकली एनालिसिस कैसे करना है। तो सिलेक्शन सॉर्ट का जो एल्गोरिथम है वो हमारे पास सॉर्ट ए गिवन एरे टू बी सिलेक्टेड है, एरे है, आउटपुट है, और यहाँ पे हम इसका लूप देखेंगे, ये एक लूप है और एक ये लूप है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा कि अगर हम इसको लिखने की कोशिश करें थ्रू समेशन, तो ये 0 से n-2 तक हमारे पास पहला लूप बनेगा और दूसरा लूप जो है वो j इक्वल्स टू i प्लस 1 से लेकर n-1 तक बनेगा और साथ आपके पास कांस्टेंट के लिए 1 होगा। तो इसको भी आप सेम उन्हीं फार्मूले के साथ जितना हमने यूनिक एलिमेंट का किया था उसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे, तो एंड में हमारे पास थीटा एन स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थीटा ऑफ 1 है कि इन स्पेस है आपके पास वैल्यूज़ कोई सेपरेट हमें नहीं चाहिए, हम सिर्फ स्वैप करते हैं। स्टेबिलिटी इसकी ये एल्गोरिथम हमारे पास स्टेबल है जी। तो ये पिछले हमने लूप में मैंने आपको बताया कि इसको सिलेक्शन सॉर्ट को इस तरह से आपने 2 समेशन में लिखना है और फिर आपने इनर वाले को पहले ओपन करना है कि अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1 करके, तो ये वाली टर्म हमारे पास आ जाएगी जो कि बाय रूल ऑफ सोल्यूशन आप जो यूनिक एलिमेंट में भी कर चुके हैं वो हमारे पास ये बेसिकली थीटा एन और स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है, इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट में भी हम एक एलिमेंट एक एरे लेते हैं, उसका क्लास इंडेक्स लेते हैं, और क्योंकि इंसर्शन सॉर्ट आपको पता होना चाहिए कार्ड्स, जिस तरह आप कार्ड्स अरेंज करते हैं या नंबर ऑफ पेपर जो होते हैं जिस तरह आप अरेंज करते हैं अपना पेपर को रजिस्ट्रेशन नंबर के लिहाज से कि सबसे कम वाला ऊपर और सबसे बड़े वाले नीचे होते चले जाते हैं, तो उस वाले कॉन्सेप्ट को इंसर्शन सॉर्ट में यूज़ किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंसर्शन सॉर्ट में क्या है कि फॉर i इक्वल्स टू 2 to n की हमारे पास क्या है a ऑफ i। ठीक है, तो ये 2 से स्टार्ट होता है क्योंकि a ऑफ i के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हम उसको रखेंगे और j इक्वल टू 1 - 1 तक। तो और यहाँ पे हमारे पास वाइल का लूप है, j इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड a ऑफ j इज़ ग्रेटर दैन की, और इस तरह से a ऑफ j प्लस 1
इक्वल्स टू ए ऑफ जे, और इस तरह से करते हुए हम इसे लूप बैक करके j इक्वल टू जे माइनस 1 करेंगे, तब तक कि हमारे पास ये इंसर्शन जो है वो पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो जाती। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास सपोज इस तरह से एलिमेंट्स पड़े हुए हैं 5, 2, 3, 4, तो कॉन्सेप्ट क्या है कि पहली दफ़ा में तो आपके पास यही एलिमेंट होगा और ये यहीं से रह के स्टॉप होगा। जब नेक्स्ट एलिमेंट आएगा तो वो 5 से कंपेयर होगा कि उसे 5 से पहले आना चाहिए या बाद में आना चाहिए। तो इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि 5 से पहले 2 आ जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर हमारे पास ये दो वैल्यूज़ रह जाएंगी। ठीक है, फिर अगेन जब 3 एलिमेंट होगा तो हमने इस 2 और 5 से देखना है कि वो जे जो है हमारा 2 दफ़ा चलेगा, लेकिन वो देखेगा कि 3 को किस जगह पेस्ट करना है, मिडल में, इससे पहले या लास्ट में। तो अल्टीमेटली क्या होगा, मिडल में प्लेस करेगा क्योंकि वो 2 से बड़ा है और 5 से छोटा है, तो ये हमारे पास वे हो जाएगा। और लास्ट में हमारे पास 3 एलिमेंट्स जो है एक तरफ आ गए, एक तरफ 4, और 4 को हमने कंपेयर करना है कि इन तीनों में से किस जगह पेस्ट करेगा। तो बेसिकली ये 3, 4 और 5 करके इस तरह से एंड के ऊपर जाके ये सॉर्ट हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हम इंसर्शन सॉर्ट में यूज़ करते हैं कि आप एक एक जिस तरह कार्ड आप लेते हैं तो उसे बड़ा कार्ड पीछे रख देते हैं और उसे स्मॉलेस्ट कार्ड सामने रख देते हैं, और इस तरह से करते हुए हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। जी, तो इंसर्शन सॉर्ट में क्या है, हम स्टेटमेंट्स और एफर्ट को सेपरेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। कि जैसे हमारे पास यहाँ पे एफर्ट जो है एक लूप की लगी है, तो हमने C1 n को रिप्रेजेंट कर दिया, k इक्वल टू ए ऑफ आई, या अगेन हमारे पास ये इस पर डिपेंड करता है, तो एक आइटम कम है तो हमने C2 n-1 कर दिया। यहाँ पे हमारे पास C3 n-1, क्योंकि ये एक ही लूप के अंदर आ रहे हैं। यहाँ से हमारे पास नेस्टेड लूप स्टार्ट हो रहा है, तो हमने C4t के नाम से इसको शो किया। और अब क्योंकि इनर लूप का हमें नहीं पता कि वो किस कब एग्जिट करेगा, इसलिए हम इसको t से शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे C5 हमने t -n-1 इसके लिए भी और t6 इसके लिए भी यूज़ किया। नेक्स्ट ये तो हमारे पास ज़ीरो स्टेटमेंट है, और लास्ट ये भी क्योंकि वाइल के अंदर ही है, तो इसलिए C1 ये वाइल लूप के बाहर है लेकिन फर्स्ट लूप के अंदर है, तो ये C7 n-1 कर रहे हैं। तो आखिर में इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इस तरह से आ जाएगी, वाइल एक्सप्रेशन इवैल्यूएटेड फॉर ith फॉर द लूप आइटरेशन। अगर आप इसको पिछले मेथड से सॉल्व करें जो कि नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, तो भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। पहला लूप 2 से n तक चलेगा, और दूसरा लूप जो है वो j ग्रेटर देन 0, यानी ये 1 से लेकर i-1 तक इसकी स्टॉपिंग कंडीशन होगी। देख लें यहाँ पे हमने ये एक लूप लिया है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एलिमेंट्स। पहले हमने 89 सेलेक्ट किया, ठीक है, 89 तो एक ही दफ़ा सेलेक्ट हो गया, ना इसे कोई बड़ा है छोटा है, तो इसको यहीं पे रहने दिया। नेक्स्ट टाइम हमारे पास 45 आ रहा है, 45 89 से अबव आएगा, तो इस तरह से अरेंजमेंट करेंगे और बाकी एलिमेंट्स क्या रहे ऐसे ही रहेगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट है 68 को चेक करेंगे कि वो 45 और 89 में कहाँ प्लेस करता है, वो मिडल में प्लेस करता है, उसको मिडल में प्लेस करेंगे, बाकी एलिमेंट ऐसे रहेंगे। नेक्स्ट आएगा 90 जब इन सबसे कंपेयर होगा, यानी जे जो है वो हमेशा इस वैल्यू पे डिपेंड करता है। यहाँ पे 1 टाइम चलेगा, यहाँ जे 2 टाइम चलेगा, यहाँ 3 टाइम चलेगा, डिपेंड करता है कि कितनी वैल्यू उसके साथ कंपेयर करेगा। तो 90 के लिए मुझे जो है 3 टाइम चलेगा, यहाँ पे हमारे पास इसमें स्पेस इसमें ऑलरेडी अपनी जगह पे प्लेस रहेगा क्योंकि और 90 ऑलरेडी ग्रेटर वैल्यू। इसी तरह से 29 आएगा, 29 के लिए ये सारे लूप में चलेगा, और जिस जगह पे इसकी प्लेसमेंट है जैसे सबसे छोटा है तो वहाँ पे प्लेस कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम 34 के लिए हमारे पास सेकंड स्पेस आ रही है। इसी तरह लास्ट 17 जो है सबसे छोटा है वो फर्स्ट एलिमेंट पे आ जाएगा, और इस तरह से इंसर्शन सॉर्ट जो है वो एग्जीक्यूट करती रहेगी 1 बाय 1। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ कंपैरिजन भी आप लिख सकते हैं कि इस जगह पे आपको नंबर ऑफ़ कंपैरिजन 1 था, ठीक है, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ 3 हो गए, 4, 5, 6, 7, ठीक। ये देख लेंगे हमने लिखने का तरीका। अगर हम उसको सिंपल वर्ड स्पेस में लिखते हैं तो ये आपका नेस्टेड लूप है, और ये हमारे पास बाहर है सिलेक्शन सॉर्ट का, और ये इनर है, और इन दोनों को हम वन कांस्टेंट क्लास में रख के इस तरह से भी सेम ही आंसर θn² आएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये जे पे डिपेंड करता है कि जे i-1 तक चलेगा।
और इस तरह से आप लिखेंगे और उसको फिर इनर को पहले सॉल्व करेंगे, आउटर को बाद में सॉल्व करेंगे, तो सेम आंसर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। और ये टर्म क्यों क्या आएगी, तो ये टर्म हमने बाय फार्मूला भी हमें पता है कि थीटा एन स्क्वायर के, जो कि मैंने आपको पीछे फार्मूलाज में पहले से ही ये टर्म इक्वल करके दिखा दिया कि ये थीटा एन स्क्वायर के इक्वल है। तो एनालिसिस में हमारे पास क्या है, सिंप्लीफिकेशन होती है, इग्नोर एक्चुअल एंड एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट कॉज एंड ऑर्डर ग्राफ इज इंटरेस्टिंग measure. Highest order term is what count. Remember that we are doing asymptotic analysis. As the input size grows, it is high order term that dominates. ठीक है, तो ये हमें ऑलरेडी पता है कि जो भी आपके पास एल्गोरिथम का फंक्शन बनेगा उसके अंदर जो सबसे हाईएस्ट टर्म होती है वही हमेशा हायर टर्म जो है वही काउंट करती है, वही डोमिनेट करती है। ये हमारे पास अपर बाउंड नोटेशंस कैसे होता है, क्योंकि हम बिगो पता है हमें कि अपर बाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बिगो यूज़ करते हैं। तो वी कैन से इंसर्शंस और रन टाइम इज़ बिगो ऑफ एन स्क्वायर। प्रॉपरली वी शुड से रन टाइम इज़ इन बिगो ऑफ एन स्क्वायर। रीड बिगो O as big O, you will hear is order. In general function, if f of n is order g of n, if there is exists positive constant Cn not such that f of n is less than C dot g of n for all n is greater than n naught. Formally, order of g of n is f of n positive in Cn and not such that f of n is less than equal to C of g of n. कहने का मतलब ये है इस सारे स्टेटमेंट का कि आपको अपर बाउंड देखना है कि आपके पास फंक्शन का जो भी एफ ऑफ एन का जो भी आपके पास बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन बनता है वो आपको कंसिडर करना होता है फॉर द वर्स्ट केस एनालिसिस। ये लास्ट वन बबल सॉर्ट है। बबल सॉर्ट भी सेम फॉर इंसर्शन सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट की तरह का ही एल्गोरिथम में कॉम्प्लेक्सिटी थीटा एंड स्क्वायर ही है, लेकिन ज़रा लूप का स्ट्रक्चर चेंज है। जैसे कि इसका फॉर लूप आई इक्वल टू 0 से n-2 तक है और दूसरा लूप j माइनस 0 से लेकर n-2 है और यहाँ पे ये स्टेटमेंट कांस्टेंट क्लास है। इन दोनों को भी आप दो नेस्टेड फॉर्मेशन के साथ लिखेंगे। पहला वाला 0 से n-2 तक होगा, दूसरा वाला j 0 से n-2 माइनस आई तक होगा और इसको भी सॉल्व करेंगे तो सेम फार्मूला से इसका आंसर भी थीटा एन स्क्वायर ही आएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये इनपुट है। बबल सॉर्ट में ये होता है कि आपने हर एंट्री स्वैप करनी होती है, यानी कि जैसे 89 है तो ये आप 49 से स्वैप करेंगे, फिर 89 और 68 से स्वैप करेंगे, फिर आपके पास हर लेवल पे ये स्वैप होता हुआ इंटरनल लूप में जब कंप्लीट होगा तो सबसे बिगेस्ट वैल्यू एन के ऊपर आ जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट आपके पास नेक्स्ट जो है पास में होगा और फिर दोबारा आप जो भी स्टार्टिंग में 45 है उसको स्वैप करेंगे। अगर उससे बड़ी वैल्यू लेफ्ट पे है तो वो स्वैप होगी, अदरवाइज नहीं होगी और इसी तरह करते करते एंड में सेकेंड एलिमेंट सॉर्ट हो जाएगा। तो इसमें यह है कि आपके पास लेफ़्ट साइड पे सॉर्ट होता जाएगा और राइट साइड पे वो प्लेस होता जाएगा, जो कि सिलेक्शन सॉर्ट से अपोजिट है। ये आप देखें, यह हमने उस लूप के सूडो कोड से ये दो नेस्टेड लूप लिखे हैं। यहाँ पे भी हमें इंटरनल लूप पहले हमने सॉल्व किया है, ये जिस तरह से ओपन किया है और जो भी माइनस करने वाली टर्म है इससे ये मिल जाता है। तो ये वाला जो है बाय आपके पास बुक में भी ये फार्मूला गिवन है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड टी एन स्केयर या n-1/2 और फिर थीटा एन स्केयर के इक्वल है। और इसी तरह से ये आज का वर्स्ट केस एनालिसिस में ये हमारे पास नंबर ऑफ की स्वैप हाउ डिपेंड अपॉन ऑल द इनपुट इन वर्स्ट केस द डिक्रीजिंग रेट इज द सेम एज नंबर ऑफ की कंपैरिजन। तो ये भी हमारे पास थीटा एन स्केयर या ब्रूट फोर्स का एल्गोरिथम है, जो कि जिस हमने इंसर्शन और सिलेक्शन और यूनिक एलिमेंट वगैरह किए। यहाँ पे हमारे पास ब्रूट फोर्स की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस दी हैं। स्ट्रेंथ क्या है, वाइड एप्लीकेबिलिटी है, यानी बहुत से एप्लीकेशन या बहुत से हमारे पास सूडो कोड इससे हमें अवेलेबल होते हैं। और ये सिंपलिसिटी है इसकी कि बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा डाटा स्ट्रक्चर्स नहीं यूज़ करने। ये रीजनेबल एल्गोरिथम फॉर सम इम्पॉर्टेंट इनपुट प्रॉब्लम्स लाइक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, सॉर्टिंग, सर्चिंग और स्ट्रिंग मैचिंग के लिए इसकी स्ट्रेंथ है। वीकनेसेस क्या है, रेयरली यील्ड एफिशिएंट algorithm and some brute force algorithms are unacceptably slow, not as constructively as some other design techniques। ठीक है, तो क्योंकि इसके ऊपर कुछ जो algorithms हैं वो बहुत स्लो हो जाते हैं
तो फिर हमें बाकी जो हमारे पास डिज़ाइन टेक्निक्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, जिनमें हमारे पास डिवाइड एंड कॉन्कर आ जाती है, और हमारे पास डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, या ब्राउन ट्रेंड बाउंड है, या ग्राफ एल्गोरिथम्स है, या फिर इस तरह से डिस्क्रीट ट्रांसफॉर्म एंड डिक्रीज हैं। तो ताकि ये चीज़ जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से और स्लो ना हो, बल्कि एफिशिएंट या ऑप्टिमल टाइम में सॉल्व हो सके।